So channel, today we are going to discuss the most important topic, that is the French Revolution of world history. GS1 में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। हम पिछले वीडियो में रीजन्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या क्या रीज़न थे ये डिस्कस किए थे। आज हम पूरा घटनाक्रम देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का उदय कैसे होता है और आगे चल के फ्रेंच के किंग को कैसे मार दिया जाता है और नेपोलियन का राइज कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम इकोनॉमिक क्राइसिस डिस्कस किए थे, कैसे फ्रांस के सोल्जर्स यूएस को लिबरेट करने गए थे ब्रिटेन से। तो इकोनॉमी सिचुएशन बहुत हार्श थी फ्रांस की, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थे और टैक्स जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन पे बैठा करते थे। हम ट्राइंगल में देखते थे, फर्स्ट स्टेट में चर्च थे, सेकेंड स्टेट में नोबल्स थे और थर्ड स्टेट में आम लोग जैसे टीचर्स, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, इन पे ही टैक्स बैठता था। ये हम देख सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर भी देख लिया है हमने। तो अब लुइस 16 जो कम उम्र में राजा बने थे, 20 साल की उम्र में ये राजा बने थे, इनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं था राजपाट का, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत कम थी इनमें और सिचुएशन को हैंडल करना इनको आता नहीं था। तो ये ज़्यादातर अपनी वाइफ की सुनते थे। ओके, तो वीक सेशन के तौर पे ये उभरे थे। तो इन्होंने फ्रांस को अपनी इकोनॉमी क्राइसिस से उबारने के लिए 3 फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किए थे, जिनका नाम है टर्गोट, नेकर और केलोइन। बोल के ये 3 फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर आपको फ्रांस को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारना है तो आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पे टैक्स लगाओ। तो ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के चर्च और नोबेल लोग किंग के खिलाफ होने लगे। किंग ने आदेश दिया कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पे टैक्स लगाओ। वो कमिटी भी ये आदेश मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि राजा की क्या हाल हुआ था कि उनके ही लोग उनका ही आदेश नहीं मानते थे। तो एरिस्टोक्रेट थे ये लोग, सारे एरिस्टोक्रेट थे। तो इन्होंने स्टेट जनरल की मांग की। अब ये स्टेट जनरल है क्या? तो तीन स्टेट के 300 लोग थे। ओके, पहले स्टेट के 300 लोग, दूसरे स्टेट के 300 लोग और तीसरे स्टेट के 300 लोग थे। तो अगर कोई न्यू टैक्स पॉलिसी पारित करना हो तो पहले स्टेट के तो नो ही बोलेगा, ये पता है हमें। सेकंड भी स्टेट नो बोलेगा तो थर्ड स्टेट यस बोलेगा कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे टैक्स लगाओ। तो ये पारित नहीं होगा क्योंकि 2:1 रेशो है, ये मेजॉरिटी ये दोनों कॉन्कर किए थे। तो इनका ही बस में है कोई सा बिल लाना और कौन सा नहीं। तो ये स्टेट जनरल का ऐसा काम था। तो लुइस राजा ने क्या किया कि थर्ड स्टेट को 6 मेंबर रखने की परमिशन दे दी। पहले दो को 300 और लास्ट को 600 मेंबर होने चाहिए थर्ड स्टेट के लिए, ऐसा उन्होंने मांग की। जब ये मीटिंग बुलाई गई थी, ओके, तो जब मीटिंग को सारे लोग आ रहे थे तो ये थर्ड स्टेट के लोगों ने, ये 600 लोगों ने, हमें जॉइंट सेटिंग होनी चाहिए और जॉइंट सेटिंग में ही ये बिल पास होना चाहिए। ये जो टैक्स आप लगा रहे हो ये जॉइंट सेटिंग में होना चाहिए। हमें तो पता है ये फर्स्ट और सेकंड नहीं बोलने वाले, तो ये पास नहीं होगा क्योंकि 2:1 रेशो हो जाएगा। तो हमें जॉइंट सेटिंग होना चाहिए और जॉइंट सेटिंग में ये पारित हो सकता है, ऐसे इनका कॉन्फिडेंस था। तो ये जॉइंट सेटिंग की मांग करने लगे तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग घबरा गए कि अब जॉइंट सेटिंग में हमारा कुछ खैर नहीं है। तो इनमें से नोबल लोगों ने राजा को ये सुझाव दिया कि पैलेस के दरवाजे बंद कर दो, यानी थर्ड स्टेट को एंट्री मत दो, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। और ये राजा ने एक ब्लंडर कर दिया कि उन्होंने अपने पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए, जिससे थर्ड स्टेट के लोग बहुत नाराज़ हो गए और वो नज़दीकी टेनिस कोर्ट है वहाँ पे बैठ के अपना आंदोलन चालू कर दिए। वो बोलने लगे, जब तक हमें नेशनल असेंबली का दर्जा नहीं दोगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं थे, या ऐसे वो शपथ ले रहे थे वो टेनिस कोर्ट में। इसको टेनिस कोर्ट ओथ भी बोला जाता है। तो ये हम देख सकते हैं। तो आखिरकार राजा को इनकी बातें मानना ही पड़ा और उन्होंने इनको एज ए नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज किया और 14 जुलाई को जॉइंट मीटिंग रख दी। ओके, जब ये जॉइंट मीटिंग चल रही थी तब फ्रांस के सोल्जर्स शहर की तरफ बढ़ने लगे थे। एक यहाँ पे लोगों ने बोलना चालू कर दिया था। तो ये सोल्जर्स को क्यों बुलाया जा रहा है, हमारे आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मार दिया जाएगा, ऐसे एक फियर का माहौल वहाँ पे तैयार हो गया। और पहले ही घबराहट से थे लोग थर्ड स्टेट के, और उसमें और भी घबराहट होने लगी उनको। और ये सोल्जर्स का क्या काम है हमारे इसमें, ऐसे एक उनकी मंशा हो गई। और उसमें से कोई लोगों ने बोला कि बस्टाइल फोर्ट में वेपन्स रखे गए हैं तो वो हम चुरा के
मिलिट्री का सामना कर सकते हैं, सोल्जर्स का सामना कर सकते हैं, ऐसा एक यहाँ पे लोगों ने बोला। और लोगों ने, थर्ड स्टेट के लोगों ने जाके वो बस्टाइल किले पे आक्रमण करके वहाँ पे लूटमार करके सब किला गिरा दिया, जो ये किला प्रेस्टीज का काम करता था फ्रांस के किंग का। तो इसको फॉल ऑफ बस्टाइल भी बोला जाता है। यहाँ पे अपने ही देश के लोग अपने ही किले पे चढ़ाई करके उसको तहस नहस कर दिया और वेपन चुरा के भाग गए, जैसे कि सोल्जर का सामना कर सके। तो जैसे ही ये माहौल ख़राब हो गया, फॉल ऑफ बस्टाइल हो गया, वैसे ही किंग ने अपने सोल्जर्स वापस जाने के लिए आदेश कर दिया। तो ये थोड़ा माहौल थोड़ा शांत हो गया। उसके बाद में 4 अगस्त को जॉइंट मीटिंग का रखना तय हो गया। तो ये जॉइंट मीटिंग में आखिर हुआ क्या था, देखो ये जॉइंट मीटिंग रात भर चली थी। तो इसे कहा जाता है, ये 4 अगस्त को न्यू फ्रांस का उदय होने वाला था, ऐसे बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे गिल्ड सिस्टम, टैक्स पॉलिसी, मोनोपोली ऑफ अदर स्टेट को ख़त्म किया गया था। देखो तो ये न्यू फ्रांस का उदय हो रहा है, ऐसा बोला जाता है इसको। तो 26 अगस्त 1789 को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स बोल के दिया था। इस राइट्स में क्या, इस डिक्लेरेशन में क्या क्या बोला था, डेथ वारंट साइन किया गया था, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट, ओके, एंड स्टेट शुड प्रोटेक्ट इट, सोवरेन राइट दिए गए थे, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी दिया गया था। पहले हमने देखा था पहले वीडियो में 1.5 लाख, 1.3 लाख पॉपुलेशन और 20% रिसोर्स पे कब्जा। अब राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी दिए गए थे, जो कि एनलाइटन के जो व्यूज़ है वो सभी दिए जा रहे थे ये डिक्लेरेशन के तहत। तो 26 अगस्त 1789 में ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था। और जुडिशरी में जो कूपन सिस्टम था, जो आप नाम लिख के उसको अरेस्ट कर सकते थे जी पैसे दे के, तो ये भी इसमें ख़त्म हो गया। देखो तो इसमें एक और लिमिटेशंस है, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, और जो थर्ड स्टेट में जो मिडिल क्लास है उस तक ही ये राइट सीमित रह गए, उसके नीचे पीजेंट लोगों की तरफ नहीं गए। राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था, पर प्रॉपर्टी ही किसके पास नहीं थी, और ये फ्यूचरिस्टिक नहीं था। ये सब चेंजेस ये हम इसमें देख सकते हैं। और किंग को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना दिया गया था। एब्सोल्यूट मोनार्क अभी भी किंग ही है। एब्सोल्यूट मोनार्क अभी हटाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क किंग को बनाया गया था। तो किंग कहीं गया नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बन के उसके पावर अभी भी है, ऐसा हम देख सकते हैं। अब कुछ दिनों बाद एक किंग ने एक पार्टी अरेंज की थी, जिसे लोगों को ये पता चला था कि इस पार्टी के लिए बहुत सारे ग्रेन्स इकट्ठा किए गए हैं। तो 7000 महिलाओं ने इस पे आक्रमण किया था वर्सेलिस पैलेस पे। तो अटैक ऑन वर्सेलिस पैलेस बोल के ये बहुत फेमस हुआ था, और वहाँ पे लूटमार मचाई दी गई थी। और किंग को भी ये आदेश दिया गया था कि आप यहाँ से आगे आप पेरिस में ही रहोगे, यहाँ पे नहीं रहोगे। वर्सेलिस पैलेस का अटैक बोल के ये बहुत फेमस है। यहाँ पे 7000 वुमेन्स, सिर्फ वुमेन्स में ही आक्रमण किया था, क्योंकि एक वक्त की रोटी भी खाने के लिए नसीब नहीं होती थी उस ज़माने, ऐसे क्राइसिस आए थे। तो ये 7000 वुमेन वर्सेलिस पैलेस अटैक बोल के ये फेमस है। उसके बाद में जब हम आगे चलते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और उसके तहत सुधारना किए जा रहे थे, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में दरारें पड़नी चालू हो गई थी। तो ये 3 विभाजन में बटा हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो एक तरफ जैकोबिन थे, दूसरी तरफ जिरोंडिस्ट थे, और तीसरी तरफ सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन मूवमेंट के लोग थे। तो यहाँ से जैकोबिन और जिरोंडिस्ट ही बहुत फेमस है, क्योंकि जैकोबिन का ये मानना था कि किंग्स के पास कोई पावर होनी नहीं चाहिए थी, और जिरोंडिस्ट का कहना था हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क दिए हैं, ओके, एब्सोल्यूट मोनार्की लोगों के पास ही है और लोगों का ही राज्य है, तो किंग को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एज ए रखा गया है। तो इसके आपसी मतभेद बहुत थे और टकरावट बहुत थी इनमें, तो इनकी आपस में नहीं जमती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे देशों की क्या हाल थे। तो दूसरे देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया ने ये डिक्लेरेशन किया था कि हम फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रीएस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि आज फ्रांस में हुआ है, कल आगे चल के ऑस्ट्रिया में हो सकता है, पर्शिया में हो सकता है। तो लोग भी रेवोल्यूशन कर देंगे, हमारी सत्ता चले जाएंगे, ऐसा उनको डर था। तो ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, उसके तहत वो बर्बन डायनेस्टी रीएस्टेब्लिश करेंगे फ्रांस में, ऐसा बोलने जाने लगा। तो फ्रांस में एक ऐसा मैसेज गया कि ये ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया ऐसा कैसे कर सकते हैं,
ओके, हमारे देश के खिलाफ वो कंस्पिरेसी कैसे कर सकते हैं? इसमें हमारे किंग का हाथ है, क्योंकि किंग का ऑस्ट्रेलिया में इन लॉज रहते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये दरारें चालू हुई थी तब किंग ने एक प्रयास किया था ऑस्ट्रेलिया भाग जाने में, क्योंकि उसके इन लॉज वहाँ पे रहते थे। वो बुर्का डाल के भाग जाने की कोशिश कर रहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड ने उनको पहचान लिया और अरेस्ट किया था। तो ऑस्ट्रेलिया से इसके बहुत अच्छे संबंध है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की कंस्पिरेसी में और नेबरिंग कंट्रीज जो ये माहौल बना रहे हैं हमारे खिलाफ, इसमें अपने ही किंग का हाथ है। तो जैकोबिन के मेंबर ने किंग पे अटैक किया। किंग जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भाग के चला गया तो वहाँ पे उसको ही गिल्टी माना गया कि आप कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व हो, आप बाहर की ताकतों का इस्तेमाल करके आपका रूल लाना चाहते हो, ऐसा उन्होंने गिल्टी करार दिया। और 1792 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को एंड कर दिया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का गठन चालू कर दिया। देखो, तो ये हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कैसे कैसे लाने चालू हो गए। तो अभी 1792 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क निकाला दिया गया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल का उदय होते हुए हम देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में 1793 में राजा को गिल्टी करार दिया गया और उसको डेथ सेंटेंस भेज दिया गया। उसको उसके मुंडी धड़ से अलग कर दी गई। तो लोगों ने राजा को, अपने देश के राजा को ही मार दिया, ऐसे हमको देखने को मिलता है। तो उसके बाद में घटनाक्रम ऐसा चला जिसको रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। ओके, फ्रांस में रेन ऑफ टेरर बोलते हैं इसके घटनाक्रम को। तो ये घटनाक्रम आखिर था क्या? तो 1792 से लेके 1795 तक चला था ये घटनाक्रम। तो इसमें बाहर की ताकतें हमारे देश में आके आक्रमण ना कर सके, इसलिए कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बोल के जैकोबिन कमेटी ने एक गठन किया था जो देश की सेफ्टी करेगा। तो इसके एक लीडर थे रोबेस्पेरी ने। ओके, रोबेस्पेरी ने संशय के इस पे मतलब बाहरी ताकतों की मदद करते हैं हमारे देश के लोग, ऐसे वक्त पे उन्होंने 16,000 लोगों को मार दिया गया था। देखो, रोबेस्पेरी ने ओके, रोबेस्पेरी ने 16,000 लोगों की शक की बुनियाद पे हत्या की गई थी, यह हम देख सकते हैं। तो 1792 से लेके 1795 तक इनका टेरर, रेन ऑफ टेरर चलता था। तो कमेटी के लोग ही डरने लगे, आज लोगों की बारी है, कल आगे जाके ये रोबेस्पेरी हमें भी मार देगा, इसलिए उन्होंने वो कमेटी के लोगों ने ही रोबेस्पेरी को मार डाला, ये हम देखने को मिलता है। उसके बाद में उनका ये कहना था कि एक ही लोगों के हाथों में सत्ता नहीं होनी चाहिए, इसलिए 5 कमेटी का गठन करो, डायरेक्टोरेट बोलते हैं इसको। इसका गठन होने चालू हो गया और बाय कैमरल लेजिस्लेटिव का उदय होते हुए हम देख सकते हैं। एज ए लोकसभा एंड राज्यसभा इसका उदय होता है। तो ये रोबेस्पेरी की जो 1792 से लेकर 1795 तक ये रेन ऑफ टेरर का अंत होता है और बाय कैमरल लेजिस्लेटिव का उदय होते हुए हम देख सकते हैं। आगे जाके ये 5 कमेटी को भी खारिज कर दिया और 1795 से एक जैकोबिन क्लब के एक मेंबर थे, उनका उदय हुए देख सकते हैं। उनका नाम है नेपोलियन। तो अगले वीडियो में हम राइज ऑफ नेपोलियन देखते हैं, क्या वॉर्स, कितने वॉर्स लड़े गए थे, क्या क्या स्ट्रेटेजी नेपोलियन ने इस्तेमाल की थी, ये सब हम अगली वीडियो में देखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।